तो देखिए, ये शुरू होता है हर्षकालीन सत्ता संघर्ष से, ठीक है ना। हर्षवर्धन ये तो पहले पंजाब के अंबाला जिले में थानेश्वर नामक स्थान में इसके पूर्वज राजा हुआ करते थे, ठीक है। पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था। तो पुष्यभूतियों में सबसे जो प्रतापी राजा हुआ वो था प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना। ये बहुत शक्तिशाली राजा था कन्नौज का। इसके बाद इसके पुत्र राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री थी राजश्री। क्योंकि ये कन्नौज पर शासन कर रहे थे, ये थानेश्वर पर शासन कर रहे थे ना। कन्नौज पर तत्कालीन जो राजा थे मोखरी वंश के, ठीक है ना, मोखरी वंश के राजा थे, वे राज कर रहे थे। प्रभाकर वर्धन के बाद थानेश्वर का राज्यवर्धन राजा बनता है। अपनी पुत्री को राजश्री को मोखरी वंश के कन्नौज के तत्कालीन राजा गृहवर्मन को अपना दामाद बनाता है, यानी कि राजश्री का विवाह गृहवर्मन के साथ कर दिया जाता है। राजवर्धन ये मोखरी वंश के जो गृहवर्मन था, उसका आसपास में मालवा साम्राज्य हुआ करता था, राज्य था, जिसका राजा देवगुप्त सत्ता संघर्ष में मोखरी वंश के तत्कालीन राजा कन्नौज के राजा गृहवर्मन की हत्या हो जाती है देवगुप्त के द्वारा, ठीक है। यानी राजश्री और राजश्री को मोखरी वंश, इसके ये पति और ये पत्नी राजश्री को कारागार में डाल दिया जाता है। राजवर्धन हर्षवर्धन को सत्ता देकर राजवर्धन कन्नौज कूच कर जाता है। कन्नौज कूच करने के बाद जो मालवा राजा देवगुप्त कन्नौज पर आधिपत्य करता है, राजश्री को कारागार में डाल देता है। इससे लड़ाई करने के लिए राजवर्धन कन्नौज आता है और यह शशांक के साथ मिलकर राजवर्धन की भी हत्या कर देता है। यानी राजवर्धन और उसके दामाद दोनों की हत्या शशांक को ही माना, इसके कारण जो था शशांक ने को ही कारण माना गया है। इसलिए राजवर्धन को जब थानेश्वर का शासन सौंपकर राजवर्धन चला आता है, उसकी हत्या हो जाती है, ठीक है ना, दोनों की हत्या हो जाती है, तो उसका जो जिम्मेवार कौन था? शशांक। तो हर्षवर्धन शशांक का परम शत्रु था और शशांक का शत्रु इधर प्राग ज्योतिषपुर के भास्कर वर्मा भी था। तो भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन इन दोनों का शत्रु शशांक। अब चलते हैं चीन के साथ हर्षवर्धन का बहुत ही सैन्य, राजनयिक और सांस्कृतिक संबंध बन चुका था। क्यों बन चुका था? क्योंकि हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग, इसके विभिन्न किताब में स्वेंग वांग भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग चूंकि एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ह्वेनसांग जो लिखा गया है उसी को हम मान के चलते हैं। तो चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में जब भारत आता है, वो कब आता है? 630 ईस्वी में भारत पहुंचता है, ठीक है।
भारत पहुंचता है और लगभग हर्षवर्धन के संरक्षण में 15 वर्षों तक रहता है। 15 वर्षों तक रहता है। 645 ईस्वी में वो चीन लौट जाता है। चीन लौट जाता है। लौटने के बाद वो हर्षवर्धन के संरक्षण में रहता है इसलिए भी, और उनके जो रहने का जो समय था वो 15 वर्षों तक, इसका मतलब वो काफी समय तक भारत में रहा, जिससे यहाँ की वस्तु स्थिति, यहाँ के इतिहास, यहाँ के शासन पद्धति, यहाँ की सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति का बहुत अवलोकन करते हुए वो अपने चीन लौटने के बाद एक यात्रा वृत्तांत लिखता है। अपनी यात्रा वृत्तांत में यात्रा वृत्तांत लिखता है, ठीक है ना, यात्रा वृत्तांत लिखता है जिसको सी यू की नामक ग्रंथ कहा गया, ठीक है ना, सी यू की नामक ग्रंथ, जिसमें भारत में उन्होंने 630 में आने के बाद 645 ईस्वी तक रहने तक के पूरे विवरण को सीओ की नामक ग्रंथ में संकलित करके रखा है। तो इस सारे जो चीनी यात्री का वेंसांग का भारत आना, भी लौट कर चले जाना, इससे चीन के शासक थांग वंश के जो शासक थे उनके साथ राजनयिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो चुके थे। इससे हर्ष के सहयोग मांगने पर, सैन्य सहयोग मांगने पर, हर्ष की अपनी, इसके दोस्त भास्कर वर्मा की सेना और थांग शासक के सैन्य शक्ति, तीनों ही शक्तियां मिलकर तत्कालीन गोड़ या बंगाल के शासक शशांक को पराजित करके हत्या कर दी जाती है। ये होता है 637 ईस्वी। 637 ईस्वी में बंगाल बिल्कुल खाली, क्योंकि उसकी हत्या हर्षवर्धन, भास्कर वर्मा और चीन के थांग शासक के द्वारा भेजे गए सैन्य शक्ति, ये तीनों शक्ति मिलकर के शशांक की हत्या 637 ईस्वी में कर देते हैं। दोस्तों, ये फैक्ट जो बताया जा रहा है इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपको आगे वाले दिनों में काम आए। ये 2-4 किताबों को पढ़कर मैंने ये नोट तैयार किया है और ये आप लोगों का काम आ सके इसलिए। तो शशांक की मृत्यु 637 में हो जाने के बाद बंगाल पूरी तरह खाली हो जाता है। अब आते हैं, जब बंगाल पूरी तरह खाली हो जाता है तो होता क्या है। कहते हैं कि बंगाल में पूरा अराजकता फैल जाता है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा संगठन या कोई ऐसा प्रतापी या ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके कारण इस पूरे बंगाल क्षेत्र में अराजकता फैल गया। अराजकता फैलने के कारण यहाँ के लोग काफी परेशान थे। परेशानी के बाद ये लगभग 100 वर्षों तक स्थिति जो था बंगाल का, काफी दयनीय, अराजकतापूर्ण और लूज खसोट का ये दौर चला 100 वर्षों तक, जिसके बाद वहां के यानी बंगाल के सामंतों ने, प्रभावशाली और बुद्धिजीवी लोगों ने कहते हैं एक चरवाहा को जिसका नाम गोपाल था, ठीक है ना, गोपाल को पूरे गोड़ प्रदेश का, यानी कि तत्कालीन बंगाल, अभी जो बांग्लादेश है वो, बिहार का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, अभी तत्काल जो हमारा झारखंड है
इसके कुछ हिस्से पर गौड़ शासन चल रहा था, वो साम्राज्य उसका था। वहां का शासक गोपाल को चुन दिया जाता है। ये घटना घटती है 750 ईस्वी। देखिए 637 ईस्वी में शशांक की मृत्यु और 750 में गोपाल के पाल वंश का स्थापना करना, ये लगभग 113 वर्षों तक, 113 वर्ष बाद पाल वंश की स्थापना होती है शशांक की मृत्यु के बाद। यानी कि 100 वर्षों तक वहां अराजकता, भ्रष्टाचार और मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मत्स्य न्याय का मतलब आप लोग समझते हैं ना, कि जैसे समुद्र में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, उस प्रकार की नीति बंगाल में तत्कालीन समय में था। 113 वर्षों तक, 100 वर्षों तक, जैसे पहले मैंने कहा, तो 113 हिसाब कीजिएगा तो 113 वर्षों तक ऐसा चला। उसके बाद पाल वंश का स्थापना, वहां के लोगों ने तंग आकर गोपाल को राजा घोषित कर दिया और 750 में ये हुआ। तो 750 ईस्वी में गोपाल जो था संस्थापक बन गया पाल वंश का, और यहीं से शुरू होता है पाल वंश की शासन व्यवस्था, पाल वंश का साम्राज्य यहाँ से विस्तार होता है। तो अब आते हैं कि पाल वंश के बारे में जो हमें इतिहास प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं। पाल वंश का जो हमें इतिहास प्राप्त हुआ है कहां से प्राप्त हुआ है, तो दो प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हम लोगों को मिलते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में क्या मिला है और साहित्यिक स्रोत में क्या मिला है। साहित्यिक में क्या मिला है, देखिए पुरातात्विक में जो ये मिला है आपको, जो ये है आपका खलीमपुर। खलीमपुर अभिलेख, ठीक है। कहते हैं धर्मपाल ने ही, जो दूसरा पाल वंश का राजा था, धर्मपाल ने ही खलीमपुर अभिलेख की रचना की थी, लिखा था, ठीक है ना। ये पुरातात्विक स्रोत है। अब साहित्यिक स्रोत में क्या है, ये कहाँ है खलीमपुर? खलीमपुर बंगाल, बंगाल में स्थित है, ठीक है। अभी पश्चिम बंगाल मान के चलिए, पश्चिम बंगों में है। तो खलीमपुर अभिलेख धर्मपाल के द्वारा लिखा गया है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है, क्योंकि अभिलेख जो है मंदिरों में, शिलाखंडों में, यहाँ तक कि सिक्कों में भी अभिलेख प्राप्त हो सकते हैं। तो खलीमपुर अभिलेख धर्मपाल के द्वारा किया गया। साहित्यिक स्रोतों में देखो कि धर्मपाल जब द्वितीय पालवंशीय राजा गौड़ या बंगाल का बनता है, तब एक अरब यात्री सुलेमान भारत की यात्रा करता है। भारत की यात्रा करते वक्त उसने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा है, वो यही लिखा है, ठीक है ना। और उसने पाल वंश के साम्राज्य के बारे में कई रोचक बात कहे हैं, जिसका हम लोग आगे चल के वर्णन करेंगे। तो अरब यात्री सुलेमान की यात्रा वृत्तांत, ठीक है ना, यात्रा वृत्तांत, सुलेमान की यात्रा वृत्तांत। इसके अलावा भी और है, जैसे महिपाल अभिलेख हमारे झारखंड में चतरा जिले में है, ठीक है ना। चतरा जिले में बौद्ध स्थापत्य का कुछ अंश हमें प्राप्त हुआ है, तो ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ दो प्रकार का स्रोत है, जिससे हमको पाल वंश के शासन के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, उनके विभिन्न राजाओं के बारे में पता चलता है। तो अभिलेख के अनुसार जो है, दूसरा जो राजा था वो प्रभावशाली राजा, इसको धर्मपाल को प्रथम प्रभावशाली या प्रतापी राजा हम लोग मान सकते हैं। तो धर्मपाल, गोपाल की मृत्यु जब 770 ईस्वी में हो जाती है, तब धर्मपाल अपना
तुरंत अपना थ्रोन को हासिल कर लेता है, सिंहासन हासिल कर लेता है। और धर्मपाल एक प्रतापी या प्रभावशाली राजा बनता है, जो इतिहास के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला, उसको शुरुआत करने वाला यही राजा था, पाल वंश का राजा। आगे चलेंगे तो बात करेंगे। धर्मपाल, देखिए 750 ईस्वी में गोपाल राजा बनता है, 770 में। ये गेप कितना हुआ? 20 वर्षों तक। 20 वर्षों तक गोपाल राजा था। इसका मतलब धर्मपाल 770 में राजा बनता है और 810 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कितना बना? 40 वर्षों तक राजा था। इसके बाद देवपाल आता है, इसका पुत्र देवपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल। ये भी शक्तिशाली या प्रतापी राजा था, ठीक है ना। इसने विरासत में मिले अपने साम्राज्य को घटाया नहीं, बल्कि और बढ़ाया, और सांस्कृतिक दृष्टि से भी और अन्य विदेशों से भी सांस्कृतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध स्थापित किए। आगे चल के बात करते हैं। प्रतापी राजा ये भी हुआ, ठीक है ना। इसके बाद लगभग 1270 ईस्वी तक पाल वंश का, जैसे विकिपीडिया में भी आप लोग देखिएगा तो मिल जाएगा, अन्य किताबों में भी कोई इतिहासकार 1150 तक कहता है कोई, लेकिन हमने सबसे लास्ट तक का जो देखा है विकिपीडिया वगैरह में, आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा। तो इस प्रकार 1270 ईस्वी तक पाल वंश का अंतिम राजा मिलते हैं, लेकिन इनका नाम वगैरह का उल्लेख नहीं, ठीक है। तो देवपाल जो है, यहाँ देवपाल तक ही हम लोगों को एनसीईआरटी, क्योंकि हम एनसीईआरटी पर आधारित है ना, एनसीईआरटी पर अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितना भी पीएससी है या यूपीएससी में हम लोग भाग लेते हैं, या फिर जीएस पेपर को रेडी करने के लिए हम लोग एनसीईआरटी को ही पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन को डेवलप किया जाता है और हम लोगों को पूछा जाता है। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी पर आधारित हम ये बात कर रहे हैं। आप दूसरे पुस्तक से भी अपना तथ्य को जुटा सकते हैं, ठीक है ना, कंटेंट ला सकते हैं। तो ये था धर्मपाल। आप पढ़ेंगे एक एक करके कि धर्मपाल ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी घटना घटी, क्या क्या कार्य किए, कुछ स्थापत्य भी कार्य किए, उसको भी हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। धर्मपाल, देखिए जैसा कि अभी कहा कि इसने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था, है ना। ये बंगाल, ये पूर्वी भारत के पाल, ठीक है ना। पाल यहाँ पर राष्ट्रकूट था, जिसको हम लोग दक्कन के राष्ट्रकूट बोलते हैं। इसकी राजधानी मान्यखेत बोला जाता है, मान्यखेत। इसकी राजधानी इनका जो क्षेत्र था वो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, क्षेत्र के मिला करके था तत्कालीन। तो इसका जो राष्ट्रकूट का जो साम्राज्य था, उनका राजधानी मान्यखेत बोला जाता है, ठीक है ना, मान्यखेत था। पालों का बिहार जो केंद्र था वो बिहार और बंगाल के आसपास था, केंद्र था, ठीक है ना। मुंगेर, देवपाल ने मुंगेर को बना लिया था राजधानी। और इधर था कन्नौज, ठीक है ना, तत्कालीन जो राजा थे इंद्रायुध, ठीक है, उसका भाई थे चक्रायुध। और ये पश्चिम उत्तर में प्रतिहार राजवंश था, प्रतिहार राजवंश या गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो जब धर्मपाल राजा बनता है तो वो सबसे पहले अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हर्षवर्धन के बाद जो बनता है राजा, वो इंद्रायुध पर चढ़ाई कर लेता है और इसको हटाकर, इसको युद्ध में परास्त करके इसके भाई चक्रायुध को वहां का कठपुतली राजा बना देता है कन्नौज का। देखिए दोस्तों, कन्नौज जो था वो काफी समृद्धशाली और सांस्कृतिक केंद्र था। इसके भी कारण है, क्योंकि जब देखिएगा कि जैसे ये भारत का नक्शा है,
यहाँ पर है, मान लो कन्नौज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आसपास, और थानेश्वर पंजाब में है। तो कन्नौज जो है वो गंगा और जमुना के द्वाब में है, ठीक है ना, गंगा और जमुना के द्वाब में है, जिससे माने कृषि संसाधन जो था वो उन्नत था। वहां कृषि संसाधन का मतलब यह हुआ कि वहां की जमीन, वहां के सिंचाई के साधन काफी उत्तम थे, वहां उपजाऊ मिट्टी, ठीक है ना, और पानी का पर्याप्त होना। इसके अलावा यहाँ पर गंगा घाटी का मतलब ये हुआ कि गंगा घाटी से व्यापार करना आसान था, इसलिए व्यापारिक दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से ये काफी उन्नत जगह था, और यहाँ धन्य धान्य की कमी नहीं थी, और सांस्कृतिक का भी केंद्र था, ठीक है ना। जहां नदी घाटी होता है वहां संस्कृति अपने आप डेवलप होता है। तो इस प्रकार ये केंद्र जो था, ये कन्नौज सत्ता का और संप्रभुता का एक प्रतीक माना जाता था इसको, सत्ता और संप्रभुता का ये प्रतीक माना जाता था। इस पर नियंत्रण करने का मतलब पूरे उत्तर भारत में नियंत्रण कर लेना, और इस जगह पर नियंत्रण के लिए तीनों महाशक्ति, राष्ट्रकूट, दक्कन के राजपूत, पूर्व के पाल और गुर्जर प्रतिहार पश्चिम के, ये तीनों ही आपस में लड़े, 200 वर्षों तक लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है ना। उसी में पाल, इसको सबसे पहले शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो धर्मपाल, पाल वंश का राजा था, ठीक है। इस प्रकार धर्मपाल अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत इंद्रायुध को हराकर वहां कई वर्षों तक वहां राज करता है, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद प्रतिहार राजवंश के शासक वत्सराज उसके ऊपर हमला कर देता है। राष्ट्रकूट के नरेश ध्रुव भी हमला करके मुंगेर के करीब उसको हरा देता है, और इस प्रकार, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि वो 100 वर्षों तक पालवंशीय शासकों का कन्नौज पर स्थापना था, उत्तर भारत में उसका प्रभाव था, ठीक है ना। इसके अलावा धर्मपाल कुछ स्थापत्य का भी काम किया था, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है ना। स्थापना कौन किया था? धर्मपाल, ठीक है। उसके बाद है उदंतपुरी, ये बिहार में है, ये भी बिहार में है, भागलपुर में, ठीक है ना, ये भी बिहार में है। धर्मपाल ने ही इसका किया था, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि देवपाल का भी इसमें योगदान था, ठीक है। धर्मपाल एक और बड़ा काम किया था, नालंदा महाविहार, जिसको हम लोग बोलते हैं, नालंदा महाविहार का जीर्णोद्धार किया था, पुनरुद्धार भी लिख सकते हैं, पुनरुद्धार भी किया था, यानी उसको जीर्ण अवस्था में था, उसको ठीक ठाक कर दिया था। कौन? धर्मपाल। तो ये कुछ अच्छे कार्य भी किए थे धर्मपाल ने। धर्मपाल के बाद आता है 810 ईस्वी में देवपाल। देवपाल को गौड़ का जो शासन मिला था वो विरासत में मिला था। विरासत का मतलब ये हुआ कि उसके पूर्वजों के द्वारा प्राप्त किया गया चीज उसको मिल गया था, तो वह स्वयंभू अपने आप वो राजा था। तो देवपाल साम्राज्यवादी नीति को न बढ़ाते हुए वो मिले हुए अपने विरासत में जो राज्य प्राप्त हुआ था उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, उसको घटाया नहीं, बल्कि नेपाल के कुछ भागों तक वो राज करता था। इधर भास्कर वर्मा जो था प्राग ज्योतिषपुर का शासक, उसके बाद के शासकों को अपने अधीन कर लिया था। कौन? देवपाल। देवपाल के शासनकाल में संत हुआ करते थे
रक्षित और दीपांकर, ठीक है ना। ये बौद्ध पंडित थे, लेकिन बौद्ध पंडित होने के बाद क्या हुआ, बौद्ध पंडित थे तो ये बंगाल था, यहाँ पर वो उनके संरक्षण में थे। इनके संरक्षण में, देवपाल के संरक्षण में रक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध संत थे। और तिब्बत यानी कि अभी का जो चीन है, चीन के भारत से सटा हुआ जो चीन है, तत्कालीन तिब्बत था, ठीक है ना। तिब्बत के साथ इसका सांस्कृतिक संबंध था कि नहीं पता चल लगेगा, क्योंकि ये लोग भी बौद्ध धर्मावलंबी थे और यहाँ जो देवपाल वो भी बौद्ध धर्मावलंबी था। तो यहाँ रक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध पंडित को तिब्बत से बुलावा आता है। तिब्बत के आमंत्रण पर रक्षित और दीपांकर वहां चले जाते हैं देवपाल की अनुमति से, और वहां बौद्ध धर्म के नए रूप का प्रचार करते हैं, ठीक है ना, नए रूप का, ठीक है, नए रूप का प्रचार प्रसार करते हैं। कौन? दीपांकर और रक्षित, ये दोनों बौद्ध पंडित थे, बौद्ध मुनि थे। ये दोनों वहां जाकर अपने बौद्ध धर्म के नए रूप का प्रचार प्रसार करते हैं। देवपाल के संबंध, ये सांस्कृतिक संबंध जो थे दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे जावा, सुमात्रा, ठीक है ना, थाईलैंड, इंडोनेशिया और छोटे छोटे द्वीप, उन पर एक साम्राज्य राज शासन करता था। उसका नाम था शैलेंद्र शासक, ठीक है ना, शैलेंद्र साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे छोटे देशों में, द्वीपों में साम्राज्य उनका स्थापित था। तो वहां से देवपाल के पास एक दूत भेजा गया, ठीक है ना, दूत भेजा गया। क्या, किस लिए भेजा गया? कि नालंदा, तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी भी है, नालंदा वो महाविहार में एक विहार बनाने के लिए, यानी कि भिक्षुओं के रहने, वहां शिक्षा ग्रहण करने, वहां पूजा पाठ करने आदि के लिए देवभूति ने 5 गांव को बिहार में, उस बिहार जहां भिक्षुक रहते थे, भिक्षुकों के लालन पालन के लिए और उनके पोषण के लिए, उनके खर्च के लिए 5 गांवों को देवपाल ने देने का मन बना लिया, उनको स्वीकृति दे दी। तो इस तरह शैलेंद्र साम्राज्य, वे भी बौद्ध थे और देवपाल भी बौद्ध थे, ठीक है ना, पाल शासक भी बौद्ध थे, धर्मपाल, देवपाल आदि ये सभी बौद्ध शासक थे। तो इन लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो चुका था और व्यापारिक दृष्टि से भी ये लोग एक दूसरे से संपर्क में थे, ठीक है ना। तो ये हुए। इसके बाद पाल वंश के जो राजा हुए, ये उतने जो है प्रभावशाली नहीं हुए, ठीक है। सुलेमान कहता है कि उनके बाद कोई प्रभावशाली शासक नहीं हुए, है ना। और लगभग 1270 ईस्वी के बाद इनका पतन हो गया, ठीक है ना, और अन्य राजवंश इसमें स्थापित हो गए। तो ये थे पाल वंश से संबंधित, उनके द्वारा राज्य का विस्तार, ठीक है ना, उनके द्वारा किए गए कार्य हम लोगों ने पढ़ा। आगे की वीडियो में हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानेंगे जो धर्मपाल ने शुरू कर दी थी, और उसमें राष्ट्रकूट नरेशों जैसे गोविंद द्वितीय, ठीक है ना, और प्रतिहार जो पश्चिम के प्रतिहार थे, वत्सराज से लेकर के नागभट्ट वत्सराज से लेकर के अन्य सभी राजाओं के बारे में हल्का हल्का पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इधर धर्मपाल, देवपाल तो बाद में नहीं जाता इसमें, ठीक ना। धर्मपाल के साथ ही त्रिपक्षीय संघर्ष इसमें कन्नौज में काबिज होने के लिए, वहां प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लड़ा गया था।
तो ये थे आज के पाल वंश के इतिहास और उसके शासन के बारे में और उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने कंटेंट को बढ़ाइए। आप नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। और ये 25 जो है 25 के आसपास मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में ही, उसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और एजुकेशन विद एमपी सर करके टेलीग्राम में मेरा एक चैनल है, उसमें से आप इसका पूरा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए। ये देखो दोस्तों, ये सब एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है ना। और सारे जो अभी पूछे जा रहे हैं, जैसे एनटीपीसी में 6 से लेकर के 10 लेवल तक 11 तक, ठीक है ना। और जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी में भी आपको काम आ सकता है, ठीक है ना। पीजीटी, टीजीटी वगैरह में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए डीपली इसको अध्ययन कीजिए और किताबों को भी पढ़िए, एनसीईआरटी की किताब पढ़िए। वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। हम लगभग 15 एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर करेंगे जो पाल वंश से संबंधित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन है, गौड़ शासक या बंगाल शासक शशांक की, ये शशांक होगा, ठीक है, शशांक की हत्या और भास्कर वर्मा ने कब कर दी थी? यहाँ हर्ष होना चाहिए, तो नहीं किया, देखिए क्या कौन टाइप